तो हम शुरू करने जा रहे हैं यार आज की क्लास एंड दिस इज द 10th क्लास एंड दिस इज परहैप्स द सेकंड लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज अबाउट एलआर सर्किट्स। अब एल और आर के बारे में तुम्हें पहले ही पता है। एल हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, एल इज इंडक्टर का कोफिशिएंट, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एंड आर इज रेजिस्टर। एल का फॉर्मूला हमें पता है, कुछ इस तरीके का सिंबल होता है, यहाँ पे हम एल लिखते हैं, और रेजिस्टर कुछ इस तरीके का होता है, इसको हम आर लिखते हैं। बट व्हाट इफ अगर ये दोनों चीजें सर्किट में इकट्ठी आ जाएं, अगर ये दोनों चीजें सिर्फ एक सिंगल सर्किट में आ जाए तो एग्जैक्टली में करंट कैसे फ्लो करेगा। तो आज की क्लास में हमें बेसिकली यही पढ़ना है कि व्हाट विल हैपन टू द करंट अगर ये दोनों डिवाइसेस, दोनों इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सेम सर्किट में आ गए। तो एक बार बना के देखते हैं। मान लो ये है तुम्हारी बैटरी ईएमएफ, और यहाँ पे फिलहाल रेजिस्टर ही है मान लो। अभी हम इंडक्टर नहीं लगाएंगे, ठीक है, इंडक्टर थोड़ी देर के बाद लगाएंगे। यहाँ पे इसकी ईएमएफ है ई और इसकी रेजिस्टेंस है आर। नाउ इफ दिस इज द केस, तो जैसे ही तुम इस सर्किट को क्लोज करोगे, सर्किट को क्लोज करने का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे एक छोटा सा तुमने स्विच लगा रखा है। तो यहाँ पे अगर मैंने एक स्विच लगा रखा है और उस स्विच को जैसे ही तुमने क्लोज किया, व्हाट विल हैपन इज, लेट्स से ये स्विच शुरू में ओपन था, द मोमेंट यू क्लोज द स्विच, इस सर्किट में एक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, एंड दैट वैल्यू ऑफ करंट will be given by E by R. This is what Ohm's law is. है ना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली जैसे ही हम स्विच दबाएंगे, स्विच दबाते ही करंट की वैल्यू आ जाएगी E by R। और जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, स्विच को ओपन किया, मतलब कि जैसे ही हमने बटन बंद कर दिया, तो करंट बन जाएगा जीरो, क्योंकि सर्किट तुम्हारा टूट जाएगा, करंट एकदम से बन जाएगा जीरो। जैसे ही तुमने स्विच का बटन दबाया, करंट बन गया E by R। जैसे इसको बंद किया जीरो, जैसे चला दिया E by R, मतलब कि बटन दबाते ही एकदम से करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जा रहा है, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज E by R। अब तुम सोच के देखो, मान लो यहां पे एक साथ में हमने लगा रखे हैं इंडक्टर। अगर हमने यहाँ पे एक इंडक्टर लगा दिया, एक अलग कलर में लगा रहा हूं मैं, मान लो यहाँ पे हमने लगा दिया इंडक्टर L। अब तुम सोच के देखो, जैसे ही तुमने करंट को फ्लो करवाना स्टार्ट किया, मतलब कि जैसे ही तुमने की को क्लोज किया, यहां से करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा, ये है इंडक्टर, तो यहां पे एक सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी की वजह से एक करंट इनिशिएट होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, विच इज कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड करंट। वो प्राइमरी करंट को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा और वो एकदम से प्राइमरी करंट को जीरो कर देगा। फिर थोड़ी देर के बाद ये जो बैटरी है, यहां से करंट थोड़ा ज्यादा आएगा, फिर ये इसको अपोज करेगा, फिर थोड़ा ज्यादा करंट आएगा, फिर इसको अपोज करेगा, फिर थोड़ा और ज्यादा करंट आएगा, फिर ये इसको अपोज करेगा। करते करते यहां से करंट बहुत ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा। बैटरी से जब बहुत ज्यादा करंट आना स्टार्ट हो गया, बैटरी से जब बहुत ज्यादा करंट आना स्टार्ट हो गया, तो फिर उसके बाद वो एक स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। ये करंट जब एक स्टेडी स्टेट में आ गया, फिर इंडक्टर बिल्कुल भी अपोज नहीं करेगा, क्योंकि इंडक्टर तब तक ही अपोज करता है जब तक करंट चेंज हो रहा होता है। अब अगर यहां से करंट ने चेंज होना बंद कर दिया, तो मतलब कि ऑलमोस्ट तुम्हारा इंडक्टर भी खत्म ही हो जाएगा। तो मतलब कि हमने देखा कि अगर यहाँ पे L और R दोनों सेम ही सर्किट में है, तो हमारे पास दो तरीके की स्टेट्स बनेंगी। एक तो बिल्कुल ही इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट में क्या होगा, जो करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा, उसको सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी की वजह से एक रिवर्स करंट आएगा, और ये करंट ऑलमोस्ट जीरो रहेगा बिगिनिंग में। So you can draw the circuit in the initial stage just like this. ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा इन द बिगिनिंग। यहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इट्स लाइक अ वायर इज ब्रोकन हेयर इन द बिगिनिंग। ये होगा बिगिनिंग में।
जब थोड़ी देर के बाद ये करंट यहां से बढ़ के आएगा, फिर थोड़ा और बढ़ेगा, फिर थोड़ा और बढ़ेगा। जब ये करंट स्टेडी स्टेट में आ गया, स्टेडी स्टेट में आने के बाद, स्टेडी स्टेट में आने के बाद जब करंट स्टेडी हो गया, स्टेडी होने का मतलब देयर इज नो चेंज इन करंट। इफ देयर इज नो चेंज इन करंट, देन देयर इज नो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। तो स्टेडी स्टेट में आने के बाद दिस सर्किट विल बिहेव लाइक दिस, आर ई। इनिशियल स्टेज में जो करंट इस वायर में से फ्लो करेगा दैट विल बी जीरो, बिकॉज इट बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। स्टेडी स्टेट में आने के बाद जो करंट इसमें से फ्लो करेगा दैट विल बी आई इज इक्वल टू ई बाय आर। मतलब कि बिगिनिंग में जब हम इस की को क्लोज करेंगे, की को क्लोज करते ही करंट विल बी इक्वल टू जीरो, और ये धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता कितना करंट हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई बाय आर। हमें आज की क्लास में इसी के बारे में पढ़ना है, हमें ये पूरी कहानी पढ़नी है। फ्रॉम आई इज इक्वल टू जीरो टू आई इज इक्वल टू ई बाय आर तक ये करंट की जर्नी क्या होती है। क्योंकि अगर मान लो इंडक्टर यहां पे ना होता, इंडक्टर अगर ना होता, फिर तो जैसे ही तुमने बटन दबाया करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, आई इज इक्वल टू ई बाय आर। लेकिन इंडक्टर के होने की वजह से यहां पे एक ऑपोजिशन आती है, ऑपोजिशन आने की वजह से करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे तो पहुंचेगा ई बाय आर, लेकिन वो एकदम से मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंचेगा, वो धीरे धीरे मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा। एंड द फॉर्मूला फॉर करंट with respect to time is given by I is equal to I naught into 1 minus e raised to the power minus r by L into time t. अब मैं सारी वैल्यूज, सारे सिंबल्स का एक बार वैल्यू लिख देता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस I naught? I naught is the maximum value of current, which you know is E by R. This is the maximum value of current. What is this I? I is the value of current at given time t. और ये t क्या है? T is this time. And what is R? R is the value of resistor. Resistance जो होगी उसको हम बोलते हैं R, और L is the value of inductance. इस वैल्यू के साथ, इस फॉर्मूले के साथ तुम्हारा करंट वेरी करेगा। मान लो अगर मैं तुमसे पूछूं 5 मिनट के बाद इस सर्किट में से कितना करंट फ्लो करेगा, तो तुम यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दो 5 मिनट, और यहाँ पे रेजिस्टर की वैल्यू पुट कर दो, इंडक्टर की वैल्यू पुट कर दो, जो भी यहाँ पे आई आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द करंट आफ्टर 5 मिनट्स, राइट। और इसमें भी हमने क्या किया, ये जो रेशो होती है ना L बाय आर, इस L बाय आर रेशो को हमने बोला दिस इज टाउ। Now what tau is? Tau is inductive time constant. Tau is inductive time constant. Now I want you to notice that this is L by R. ये R by L नहीं है, ऊपर फॉर्मूले में R by L है, लेकिन यहां पे जो हम ले रहे हैं that is L by R. ओके, तो कभी कभी तुम्हें क्वेश्चंस में क्या क्या दिया जाता है, कभी कभी तो तुम्हें क्वेश्चंस में सीधा R और L दे दिया जाएगा, लेकिन कभी कभी तुम्हें क्वेश्चंस में ये दिया होता है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। सो इसको भी तुम कहीं साइड पे लिख लो, बट द मेन फॉर्मूला इज दिस। ठीक है जी, इस तरीके से तुम्हारा करंट धीरे धीरे ग्रो करता है।
और जिस तरीके से ये धीरे धीरे ग्रो करता है करंट, उसी तरीके से करंट को अगर डिके करना होगा तो डिके भी करंट एकदम से नहीं करता। अगर यहाँ पे इंडक्टर नहीं होता फिर तो एकदम से डिके कर जाता है ना। जैसे ही हमने बटन दबाया, की को क्लोज किया, करंट बन गया ई बाय आर, की को ओपन किया, करंट बन गया 0, की को क्लोज किया, करंट बन गया ई बाय आर, की को ओपन किया, करंट बन गया 0। सब कुछ इंस्टेंटली हो रहा है अगर इंडक्टर नहीं लगा। और अगर हमने यहाँ पे इंडक्टर लगा दिया, एल पावर का अगर हमने इंडक्टर लगा दिया, तो करंट ग्रो धीरे धीरे कर रहा है ना। करंट इज ग्रोइंग लाइक दिस, I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। धीरे से करंट ग्रो कर रहा है। सिमिलरली जब तुम बटन को बंद कर दोगे, जैसे ही तुमने की को ओपन कर दिया, ऐसा नहीं होगा कि करंट एकदम से 0 हो जाएगा, करंट कम भी धीरे धीरे होगा। सो द फॉर्मूला इज वंस अगेन I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू e raised to the power minus r by l into t। जो पहला वाला फॉर्मूला था ऊपर, ये वाला फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रोथ ऑफ करंट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रोथ ऑफ करंट। मतलब कि की को हमने जैसे ही बंद किया तो करंट कैसे कैसे अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा। तुम ट्राई करके देखो, यहाँ पे t इक्वल टू 0 को पुट करके देखना, तो तुम्हारा करंट कितना आ जाएगा? 0। दैट इज बिगिनिंग में योर करंट इज 0। अगर तुम यहाँ पे t इक्वल टू इनफाइनाइट पुट कर दोगे, मतलब कि इनफाइनाइट टाइम के बाद योर I विल बी इक्वल टू आई नॉट, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। डीके करते टाइम तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला आएगा। अगर तुम यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करोगे, then you will get I is equal to I naught, the maximum value of current। अगर तुम यहाँ पे t equal to infinite पुट करोगे, तो यहाँ पे you will get 0 करंट। मतलब कि करंट का ग्रोथ और करंट का डीके, दिस फॉर्मूला इज फॉर द डीके ऑफ करंट। करंट का ग्रोथ और करंट का डीके happens slowly when there is inductor attached along with the resistor। ठीक है जी, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आज की क्लास में हमने क्या किया, एक नए पेज पे रिपीट करते हैं। मान लो तुम्हारा सर्किट कुछ इस तरीके से होता है जहां पे सिर्फ एक रेजिस्टर लगा है R। तो इस केस में जैसे ही तुमने की को क्लोज किया, योर करंट बिकम्स E बाय R। और जैसे ही तुमने की को ओपन किया, योर करंट बिकम्स 0। एवरीथिंग हैपेंस इंस्टेंटेनियसली। लेकिन अगर यहाँ पे तुमने एक इंडक्टर को लगा रखा है, तो इंडक्टर लगाने की वजह से क्या होगा, जैसे ही तुमने की को क्लोज किया, करंट यहां से फ्लो करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां से एक सेल्फ इंड्यूस्ड ऑपोजिट करंट आ जाएगा इंडक्टर की वजह से। दैट इज व्हाई इन द बिगिनिंग द करंट विल रिमेन 0, इवन दो हमने की को क्लोज कर दिया, यहां पे करंट 0 ही रहेगा। फिर धीरे धीरे करंट बढ़ना स्टार्ट होगा। आफ्टर सम टाइम t, द करंट विल हैव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E बाय R। तो इनिशियल स्टेज में दिस इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, क्योंकि इनिशियल स्टेज में जो थोड़ा सा करंट आएगा, इंडक्टर अपना रिवर्स करंट फेंकेगा एंड द नेट करंट इन द वायर विल बी इक्वल टू 0। फाइनली जब स्टेडी स्टेट में हम पहुंच जाएंगे, स्टेडी स्टेट में पहुंचने के बाद इंडक्टर की प्रेजेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्टेडी स्टेट में आने के बाद कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, और कांस्टेंट करंट जब फ्लो करता है तो देयर इज नो इंड्यूस्ड करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बस कहानी ये है कि हमें I इज इक्वल टू 0 से लेके I इज इक्वल टू E बाय R तक पहुंचते पहुंचते किस तरीके से करंट ग्रो करेगा, और उसका फॉर्मूला है दिस, I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। और जब हमने बटन को बंद कर दिया तो डीके करते टाइम भी करंट इसी तरीके से फ्लो करेगा, I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। ठीक है जी, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। हम पुराने कॉन्सेप्ट्स और नए कॉन्सेप्ट्स को मिला के एक क्वेश्चन करते हैं। सो लेट्स से तुम्हारे पास है एक रेजिस्टर यहाँ पे, और यहाँ पे भी है तुम्हारे पास एक रेजिस्टर। ये बैटरी है मान लो 12 वोल्ट की। अब हम क्या करेंगे, एक
और रजिस्टर लेते हैं और यहाँ पे है एक इंडक्टर. Let's say this is 2 ohm. This is, let's say, 4 ohm. This is also 4 ohm and this is, let's say, 2 Henry. हेनरी होती है ना इंडक्टर की यूनिट, 2 हेनरी. मान लो यहां से कुछ करंट जाएगा I, और ये जो I करंट है वो यहाँ पे कुछ डिवाइड हो जाएगा I1 और यहाँ पे कुछ करंट डिवाइड हो जाएगा I2. और यहाँ पे तुमने लगा रखा है स्विच. ठीक है, तो जैसे ही तुमने स्विच को क्लोज किया जैसे ही स्विच को क्लोज किया एट टाइम इक्वल टू 0 second, at time equal to 0 seconds, you tell me all the values. Tell me the value of I, tell me the value of I1, tell me the value of I2. फिर जब थोड़ी देर हमने इसको क्लोज करके रखा, after some time, practically you can say after t is equal to infinity, मतलब कि जब सब कुछ स्टेबल हो चुका होगा, then what will be the value of I, what will be the value of I1, what will be the value of I2. So तुम्हें ऑलरेडी आइडिया लग चुका होगा. In the beginning, when the switch is just closed, के टाइम ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, राइट? क्योंकि यहां से जो भी करंट आएगा ये उसको अपोज करना स्टार्ट कर देगा, और क्योंकि अपोज करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे नेट करंट फ्लोइंग विल बी इक्वल टू 0. दैट मींस I2 में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, योर I2 विल बी सिंपली 0. जो सारा का सारा करंट फ्लो करेगा वो यहां से इस वायर में फ्लो करेगा, एंड द टोटल रेजिस्टेंस इज 2 + 4 which is equal to 6. So current flowing would be equal to 12/6 which is equal to 2 ampere. So this I will be equal to 2 ampere and I1 is also 2 ampere. I2 will be equal to 0. This is in the beginning when the switch is just closed. फाइनली जब हमने स्विच को काफी टाइम के लिए बंद कर दिया, जब हमने स्विच को काफी टाइम के लिए बंद करके रखा है, तब क्या होगा? तब ये जो तुम्हारा इंडक्टर था, इस इंडक्टर की प्रेजेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि फाइनली जब बहुत देर के लिए तुमने स्विच को क्लोज करके रखा है, यहां से करंट कांस्टेंट हो जाएगा, यहां भी करंट कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट जब करंट हो जाता है देन देयर इज नो अपोजिशन बाय द इंडक्टर, दिस विल बिहेव लाइक अ सिंपल कॉपर वायर. अब ये सिंपली कॉपर वायर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा. अब तुम्हें फॉर्मूला यूज करना है, दिस 4 and 4 आर इन पैरेलल, सो दिस विल गिव यू 2 ohm as a resultant. And 2 + 2 is equal to 4. So the current that flows through this is 12/4 which is equal to 3 ampere. So यहाँ से 3 एम्पेयर करंट चलेगा, और ये जो 3 एम्पेयर करंट है वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा दोनों में, 1.5 and 1.5 एम्पेयर. All right, so what we did today was the growth and decay of current in LR circuits, and this was the 10th class of this chapter. इसके बाद हमारी अभी एक क्लास बची है जिसमें हम पढ़ेंगे AC जनरेटर के बारे में. इसमें हम पढ़ेंगे AC जनरेटर के बारे में, और ये क्लास मोस्ट प्रोबेबली हम करेंगे संडे को समटाइम इन द मॉर्निंग, समवेयर अराउंड 11 AM. ओके, दिस इज टेंटेटिव, हम शायद इस क्लास को संडे करेंगे 11 बजे. तो कल तुम्हारी छुट्टी होगी, दैट इज सैटरडे, सो सैटरडे विल बी ऑफ फॉर यू. लेकिन कल
तुम्हें इस पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है, सारी की सारी ये जो हमने 10 क्लासेस की हैं अभी तक, इसमें हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ किया, सेकंड लॉ किया, लेंजेस लॉ किया, और मोशनल ईएमएफ किया, रोटेशनल ईएमएफ किया, और पावर इनपुट किया, आउटपुट पावर, ऑल दोस थिंग्स। ये सारी 10 की 10 क्लासेस तुम्हें रिवाइज करनी है कल सैटरडे को। फिर संडे को हम फाइनल क्लास करेंगे ऑफ एसी जनरेटर, और हो सकता है संडे रात को ही हम इसका एक एमसीक्यू टेस्ट करें 7:30 बजे। सो दिस MCQ test will be on Sunday 7:30 PM। और इस MCQ टेस्ट में मैं अभी डिसाइड करूंगा, हो सकता है तुम्हारे सिर्फ MCQ हैं, या फिर केस बेस्ड MCQs हों, या फिर इसमें असर्शन रीजनिंग वाले सारे क्वेश्चंस, जो भी मतलब तुम्हारा टर्म 1 का पैटर्न है, वो सारे जो क्वेश्चंस होंगे उस पैटर्न के, वो इस टेस्ट में इंक्लूडेड होंगे, राइट? So this was all in today's class. I will be sending you this video. Please rewatch the videos and make the notes, and then I will see you most probably on Sunday with the final class of this chapter, that is AC generators. Thank you very much once again for joining today. Have a nice day. Bye.